संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और आज बताएंगे कि संविधान होता क्या है और संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और संविधान किस किस देश में है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं संविधान के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ओके, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में भी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ओके, तो किसी भी देश का प्रशासन एंड शासन किसी भी देश का प्रशासन शासन के दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं एक दस्तावेज में। ठीक है, तो किसी भी कंट्री या राज्य भी हो सकता है, जैसे यूएसए के राज्य, वहाँ पे अपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो किसी भी कंट्री या राज्य का ऐसा दस्तावेज जिसमें शासन प्रशासन के दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं एक दस्तावेज के रूप में। ठीक है, लिखे हुए होते हैं एक दस्तावेज के रूप में और उसके द्वारा एक व्यवस्थित कंट्री का निर्माण होता है। ओके, तो वो क्या है, वो संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो ये हमारा संविधान की परिभाषा हो जाती है। किसी भी देश या राज्य के शासन प्रशासन को चलाने के लिए उसके दिशा निर्देश व्यवस्थित रूप से एक दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में लिखे या अलिखित रूप से होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो ये संविधान की बात है। अब इस बात करें तो संविधान के टाइप के बारे में बात करें, कितने प्रकार के संविधान होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं जनरली संविधान एक होता है रिटन फॉर्म में, ओके, और एक होता है अनरिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म में और अनरिटन फॉर्म में। ठीक है, तो रिटन फॉर्म की बात करें तो कौन कौन से संविधान, कौन कौन से कंट्री हैं इसमें। यूएसए, इंडिया, मैन ये है यूएसए एंड इंडिया। और अनरिटन की बात करें तो ब्रिटेन, इजराइल, और न्यूजीलैंड। ठीक है, प्रमुख ये हैं। ठीक है, और जैसे रिटर्न फॉर्म बता दिया है, किसी भी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए व्यवस्थित दिशा निर्देश डॉक्यूमेंट के रूप में लिखे हुए होते हैं, वो रिटर्न होता है। और रिटर्न में बोले तो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो कहाँ का है। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। तो इसमें इंडिया का नाम आता है देश के। ठीक है, कौन से कंट्री का है, तो इंडिया का है। लेकिन राज्य की बात करें तो यूएसए में एक राज्य है एम्बला, AMBAL, एम्बला राज्य, एम्बला स्टेट है यूएसए का, जिसका दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, एम्बला स्टेट का। ठीक है, यदि देश की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन
यदि ये बोलें कि दुनिया का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ का संविधान सबसे बड़ा है, तो एम्पला राज्य है यूएसए का, ठीक है, जिसमें 4.5 लाख वर्ड्स हैं। ओके, 4.5 लाख वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है एम्पला स्टेट का संविधान यूएसए का, ठीक है, स्टेट है, ठीक। और कंट्री की बात करें तो लिखित सबसे बड़ा किस कंट्री का है? इंडिया का। इंडिया में अभी प्रेजेंट में यानी 2020 में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में 1.5 लाख वर्ड्स हैं। ओके, ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, कितने वर्ड हैं संविधान में, ठीक है। ये अम्बेला जो राज्य है उसमें कितने वर्ड हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और लिखते जाइएगा। एम्बला ऐसा स्टेट है दुनिया का जिसका संविधान सबसे बड़ा है, जिसमें 4.5 लाख वर्ड समाहित हैं एम्बला स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 1.5 लाख वर्ड्स हैं 2020 प्रेजेंट के अनुसार। और इसके बाद बात करें दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान की, तो यूएसए का है। मैं इसको रख करता हूँ, ठीक है, लिखित सबसे छोटा, ठीक है, छोटा लिखित कौन है? यूएसए का, ठीक है। इसमें जब बना था, जब 4400 थे वर्ड्स, कितने शब्द थे? 4400। और इसके बाद अभी प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 6600 वर्ड हैं। ओके, 6600 वर्ड्स हैं। ओके, कितने? 6600 वर्ड हैं यूएसए में, ठीक है। सबसे छोटा संविधान है, लिखित संविधान है यूएसए का। और सबसे बड़ा यूएसए का एक स्टेट है जिसका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो उसका 4.5 लाख वर्ड से लिखे हुए। और हमारे इंडिया की चर्चा करें तो इंडिया के बारे में 1.5 लाख वर्ड्स हैं हमारे संविधान में प्रेजेंट करंट टाइम में, ठीक है। तो ये छोटा बड़ा हो गया है। इसके बाद लिखित की बात हो जाती है। अब आते हैं हम अलिखित संविधान। अलिखित संविधान होता क्या है? यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? जैसे मैंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि किसी भी देश या राज्य का ऐसा दस्तावेज जिसमें शासन प्रशासन को चलाने के लिए उसके दिशा निर्देश, उसका कानून एक डॉक्यूमेंट के रूप में लिखा हुआ होता है व्यवस्थित तरीके से, वैसा ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसका ठीक अपोजिट होता है। इसमें किसी भी प्रकार के लॉ और रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। बस इसमें कैसे बनता है, प्रथा से कैसे चलता है वहाँ कोई भी कंट्री, इसमें एक प्रथा के रूप में लिखा नहीं रहता है। प्रथा होती है, परंपरा होती है, संस्कृति होती है, ठीक है। प्रथा, परंपरा, संस्कृति, इसके अनुसार वहाँ का कानून चलता है उस देश का, जहाँ पे लिखा हुआ संविधान नहीं होता। यानी अलिखित संविधान ऐसा होता है प्रथा, परंपरा, संस्कृति के हिसाब से चलता है, और जो वहाँ पे रूल निकल जाते हैं वो लिखे हुए नहीं होते। और वहाँ की जनता या नागरिक बड़ी ही अच्छे तरीके से इसका पालन भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अलिखित संविधान हो जाते हैं। और इसमें कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, और इसके बाद इजराइल और न्यूजीलैंड, ठीक है। 3 ऐसे प्रमुख देश हैं जिसमें अलिखित संविधान, और भी कई देश हैं, ठीक है, लेकिन प्रमुख यही है ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड, जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड, ठीक, ये हमारे अलिखित संविधान हो गए। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे अब हम अपने भारतीय संविधान के बारे में। और भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करें तो भारतीय संविधान के टाइप देखेंगे, कैसे कितने टाइप से भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट बोल सकते हो उसको। भारतीय संविधान का विकास क्रम कैसा चला, तो इसमें भी हम दो टाइप से देखेंगे। 1773 से 1857 तक, और दूसरा देखेंगे हम 1858 से 1947 तक। 1773 से 1857 तक और 1858 से 1947 तक, दो टाइप में देखेंगे। तो ये किसके अंडर में था? अंडर इन ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। 1773 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। इसके बाद इसकी बात करें 1858 से 1947 तक किसके अंडर में था? तो अंडर इन ब्रिटिश, अंडर इन क्राउन, ओके, जानते हो, अंडर इन क्राउन नहीं ब्रिटिश क्राउन, ओके, अंडर इन ताज के अंडर में था 1858 से 1947 तक, और 1773 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। ठीक है, इसकी बात हो जाती है। अब इसके बाद डेवलपमेंट अब होना है, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए, कुछ क्राउन के अंडर में बने हैं, ताज के अंडर में, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1773 से 1857 तक, 1773 से 1857 तक किसके अंडर में था? अंडर इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो इसमें सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके बाद 1781 में एक और रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट आया। इसी को सुधारने के लिए 1773 की जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट आया। इसके बाद 1784 में पिट्स एक्ट आया, एक अधिनियम है कि इसके अधिनियम आते, और एक लास्ट का जो प्रमुख था 1853 में, 1853 में एक चार्टर एक्ट आया। तो इस प्रकार से ये अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी के आते हैं। अब इसके बाद इसकी चर्चा करें तो 1858 से 1947 के बीच में जितने भी अधिनियम पारित हुए उनके बारे में करते हैं बात। तो 1858 से 1947 ये किसके अंडर में था? मैंने जैसा बताया आपको पहले, ये था अंडर इन क्राउन, ओके, यानी ब्रिटिश क्राउन, यानी ताज के अंडर में। अब ताज के अंडर में कुछ अधिनियम पारित हुए, जैसे 1861 में आया एक भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद
1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। इसके बाद 1909 में भी एक अधिनियम आया भारत सरकार का, भारत अधिनियम 1909 में आया। इसके बाद 1919 में भी आया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। ये बहुत प्रमुख अधिनियम था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत से काम किए। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है एक प्रकार से, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 को। इसी के अकॉर्डिंग आरबीआई की भी स्थापना हुई है, ठीक है, 1935। इसके बाद आया 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, 1947 का। इस प्रकार से ये अंडर है ब्रिटिश क्राउन के हो जाते हैं। और 1757 से 1773 से 1857 तक का जो अधिनियम हुए हैं वो अंडर इन ईस्ट इंडिया कंपनी के हुए हैं। इसके बाद 1858 से 1947 तक अंडर इन ब्रिटिश क्राउन के हुए हैं, ठीक है, ये हो जाते हैं। अब चर्चा करें तो भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की मांग तो 1773 से भी हो रही थी, लेकिन मोटे तौर पे देखें तो भारतीय संविधान की मांग जब हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटिश तत्कालीन पीएम ब्रिटिश एंड ब्रिटिश क्लीमेंट एटली, ठीक है, तत्कालीन पीएम थे जो ब्रिटिश क्लीमेंट एटली थे। तो क्लीमेंट एटली ने भारत की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा कि वहाँ पे जाइए और भारत के जो जैसे अधिनियम बन गया है स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में भी, और तो वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्र कर दीजिए। तो क्लीमेंट एटली ने बोला कि वहाँ की राजनीति के बारे में आप पता लगा के आइए, वहाँ के कानून के बारे में पता लगा के आइए, किस प्रकार से कानून बनाएंगे। तो इसके बारे में रिपोर्ट लेने के लिए क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भेजा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कब आया? जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे। इसके 3 सदस्य थे जो अध्यक्ष के रूप में पैंथिक लॉरेंस थे। अध्यक्ष कौन थे इसके कैबिनेट मिशन के? अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस, और अन्य सदस्य थे जो एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अच्छे से लिखता हूँ मैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और जो तीसरे थे वो थे A.B. अलेक्जेंडर, ठीक है। अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। इसके बाद जो सदस्य थे दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे,
इसके बाद तीसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। इनके आने से काफ़ी बवाल हुआ भारत में। वो इतना ही आपसे पेपर के हिसाब से सही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइए, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इसमें बवाल हुआ काफ़ी। इसके बाद इतना ही आपको याद रखना है कि अध्यक्ष कौन थे, पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो सदस्य थे, तीसरे सदस्य थे जो वो थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। 3 सदस्य प्रमुख थे, पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर पेपरों में, ठीक है। तो पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। अब इसके बाद बस 2-3 बातें और हों वो बता देता हूँ। जैसे भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 1946 को प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष किसको चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। इसके बाद इनको मिटा दिया जाता है, यानी इनको हटा दिया जाता है अध्यक्ष पद से, ये परमानेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, टेम्परेरी। इसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर को 1946 में। इसमें स्थायी सदस्य बनाया जाता है, स्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ये स्थायी अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की सेकंड बैठक से जो स्थायी सदस्य चुने गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। तो प्रथम बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, प्रथम 9 दिसंबर 46 को और द्वितीय 11 दिसंबर 46 को होती है, ठीक है। ये हो जाती है हमारी बैठक। अब इसके बाद, ठीक है, हाँ, एक और बात कर लेता हूँ मैं। अब मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, ठीक है। अनुसूचियां थी 8 और 22 भाग थे, जो कि अभी 22 भाग हैं। अनुसूचियों में भी बदलाव हुआ है, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, 12 अनुसूचियां अभी हैं फिलहाल में, ठीक है। और इसमें 395 मूल अमेंडमेंट होकर के जो 395 में अब क्या हो गया, संशोधन हुए हैं। तो 395 तक तो आपकी काउंटिंग है, लेकिन ABCD 1 2 3 4 रोमन गिनती भी हो गई है, कुछ बन ये ABCD में भी संशोधन हुए हैं। तो टोटल मिलाकर के 350 प्लस अभी आर्टिकल्स हो चुके हैं, लेकिन मूल आर्टिकल अभी 395 ही हैं, ओके, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा संविधान का विवरण हो जाता है। अब इसके बाद हम संविधान के बारे में, समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। संविधानिक समितियाँ, उनके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, किसका क्या काम था, और जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।